हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो में अपना डिस्कशन जो है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्लास 9th उसको कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द पार्ट 3rd वीडियो। इससे पहले की 2 वीडियोस में हम लोग 2 इंस्टीट्यूशंस की बात कर चुके हैं। दैट इज बेसिकली पार्ट 1 में हमने बात की थी लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट की, और पार्ट 2 में हमने बात की थी एग्जीक्यूटिव की। तो आज पार्ट 3 के अंदर हम लोग बात करेंगे जुडिशरी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जुडिशरी, अभी तक हमने 2 इंस्टीट्यूशन के बारे में ये समझा है। इंट्रो की वीडियो में पार्ट 1 में भी हमने किया था दैट पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, और जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी उनको सेफगार्ड करती है, अपहोल्ड करती है, और साथ के साथ अगर देश में डिस्प्यूट्स होते हैं किसी के भी बीच, वो भी हम आगे देखेंगे अगली स्लाइड पर, तो डिस्प्यूट अगर या कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह के होते हैं लोगों के बीच में, सरकार के बीच में, तो उसको भी रिजॉल्व करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जुडिशरी है क्या। जितने भी कोर्ट, जुडिशरी आप सब जानते हैं न्यायालय, जो न्यायपालिका और जो न्याय सिस्टम है हिंदुस्तान का, उसको हम जुडिशरी बोलते हैं। तो जितने भी कोर्ट हैं डिफरेंट लेवल पर एक कंट्री के अंदर, उन सबको एक साथ मिलाकर जुडिशरी कहा जाता है। अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें तो सबसे टॉप पर, जो सबसे हाईएस्ट हमारा जो कोर्ट है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, जो एक है। तो वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल। तो इन सब को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसको कहा जाता है जुडिशरी। हिंदुस्तान के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब हुआ? सबसे पहली बात तो है कि ये तीनों जो लेवल है हमारे जुडिशरी के, जो डिफरेंट लेवल हमने डिस्कस किए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो आपस में जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेटेड का एक मतलब तो ये होता है, ठीक है। दूसरा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, इस पूरे जुडिशियल सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ कि वो हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, तो उसके जो भी डिसीजंस होंगे वो बाकी सारे कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं। देखिए वो साधारण सी चीज है कि अगर कोई आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करता है, वो वहां के डिसीजन से खुश नहीं है, तो वो हाई कोर्ट की तरफ मूव करता है। अगर हाई कोर्ट से भी खुश नहीं है उसके डिसीजन से, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ऐसे केस में क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के डिसीजन को पलट भी सकता है, ठीक है। जैसे इसमें है, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जैसे मैंने आपको बताया, इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के डिसीजन को लेकर लोग खुश नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा, चाहे वो हाई कोर्ट वाले निर्णय को मेंटेन करके रखे या वो कोई नया निर्णय दे, तो वही डिसीजन, जो निर्णय होगा, वही फाइनल माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या जो जुडिशरी है हमारी, वो अलग अलग तरह के डिस्प्यूट्स को जो रिजॉल्व करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो जो डिस्प्यूट्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो कितने तरीके के हो सकते हैं या किस किस के बीच हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो बहुत आसान सी बात है कि देश में जो नागरिक हैं, जो सिटीजन है, उनके बीच में झगड़ा हो सकता है, उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो जुडिशरी जो है सिटीजन के बीच में, मतलब सिटीजन्स वर्सेस सिटीजन्स, इस प्रकार के डिस्प्यूट्स का निपटारा करेगी, उनकी सुनवाई करेगी। दूसरा क्या हो सकता है? सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट भी तो कई बार ऐसे डिसीजन ले लेती है ना जिसकी वजह से सिटीजन सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सरकार के अगेंस्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा तरीके का डिस्प्यूट्स होता है वो होगा 2 सरकारों के बीच में। अब 2 सरकार कौन कौन सी हैं? स्टेट गवर्नमेंट, लाइक दिल्ली और हरियाणा के बीच में हो जाए, दिल्ली पंजाब के बीच में हो जाए, यूपी और पंजाब के बीच में हो जाए, या महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट के बीच में। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा होगा तो उसका भी निपटारा कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी जुडिशरी का लेवल। ऑब्वियसली अगर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको ज्यादा अच्छे से निपटा पाएगी। देन लास्ट पॉइंट वी हैव डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल और द स्टेट लेवल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इनके बीच भी अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दे विल गो टू द जुडिशरी, राइट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बहुत जरूरी है। नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के कंट्रोल में काम नहीं करेगी। किसी भी देश की जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको बताया, इट मींस दैट
इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। मतलब ना तो पार्लियामेंट के अधीन काम करेगी, ना वो एग्जीक्यूटिव या सरकार के अधीन काम करेगी। हम पढ़ चुके हैं ना पार्ट 2 वीडियो के अंदर कि एग्जीक्यूटिव ही सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ना तो पार्लियामेंट के अधीन काम करेगी, ना ही वो एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करेगी। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। पार्टी इन पावर मतलब सरकार होगी, है ना। तो उनके विश पर या उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग जज निर्णय नहीं देंगे। अगर जज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के हिसाब से निर्णय देना शुरू करेंगे तो क्या हुआ, तो जुडिशरी हो या ना कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई निर्णय दिया ही नहीं जाएगा। हाई कोर्ट कभी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट निर्णय नहीं देंगे और सुप्रीम कोर्ट कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट निर्णय नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो जैसी बात है, अगर कोई भी केस, कोई भी डिसीजन सरकार के अगेंस्ट जाएगा तो सरकार उसको होने नहीं देगी। और हम कई बार ये देखते हैं कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डायरेक्शंस देते हैं, फटकार लगाते हैं उनके गलत कामों के लिए। अगर कोई डिसीजन गलत होता है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, वो हम आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की पावर में जुडिशियल रिव्यू के अंदर। तो इसीलिए किसी भी देश में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जुडिशरी बायस्ड होगी तो न्याय जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। अभी हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और उन लोगों को उनकी सीट से, उनकी पोस्ट से रिमूव कैसे किया जा सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस मतलब ये मानिए कि एक तरीके से सबसे सुप्रीम जज जो है, सबसे जो जज की जो पोस्ट है वो सबसे बड़ी पोस्ट जो है दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनता है? तो एक साधारण सा एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, जनरली यूजुअली उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि उसमें प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का, इन लोगों का जो है डिस्कशन होता है, उसके बाद नाम फाइनल किया जाता है। बट जनरली जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद नंबर आता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, किसकी सलाह के साथ? प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। याद होगा एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट 2 की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अंडर दी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो ये वहीं से रिलेट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें जो है इंटर रिलेटेड है, आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ हमको समझ में आया कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेसिकली, और चीफ जस्टिस भी जो है उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। हाँ, कंसल्टेशन होता है, डिस्कशन होता है, बट अपॉइंटमेंट होगी प्रेसिडेंट के नाम पर। अगर प्रैक्टिस की हम बात करें, जो जनरल एक सिस्टम बना हुआ है, देखो ये तो टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीनियर जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नए जज को नियुक्त करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। जनरली सीनियरिटी के बेस पर ही हो जाता है। तो इस पॉइंट का महत्व, इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये हमें बता रहा है कि जजेस को नियुक्त करने में, उनको अपॉइंट करने में एग्जीक्यूटिव का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। अगर फिर वही बात आएगी कि अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होगा तो कहीं ना कहीं फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है, कि बहुत ही कम स्कोप होता है कि जजेस के नियुक्त करने में या उनके अपॉइंटमेंट में किसी भी तरह की पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस होती है। अब ये तो बात होगी उनकी अपॉइंटमेंट की। अब बात करते हैं कि उनको रिमूव कैसे किया जाएगा उनकी पोस्ट से। तो बहुत सीधी सी बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जजेस को भले ही अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के नाम से मिल रही है, लेकिन वो कभी भी प्रेसिडेंट की विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार जजेस को अपॉइंट कर दिया गया है तो प्रेसिडेंट उनको अपनी इच्छा से रिमूव नहीं कर सकता। उनको रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर होगा जो अपने आप में बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा गया है, once a person is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that post. It is equally difficult as removing the President of India. यहाँ प्रेसिडेंट की बात भी हम कर देते हैं। देखिए, जब तक प्रेसिडेंट
जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपनी पोस्ट पे रहते हैं तो उनके अगेंस्ट हम किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट किसी भी इंडिया के कोर्ट में कोई केस नहीं चलाया जा सकता। तो सवाल आएगा कि भाई वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट अगर कोई भी एक्शन लिया जाएगा, कोई भी कंप्लेंट होगी या उनको उनकी पोस्ट से रिमूव करना होगा किसी गलत काम में उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो वो काम कौन करेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही जो है प्रेसिडेंट और जो जजेस और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है, जो प्रोसेस है, इसको बोला जाता है इम्पीचमेंट मोशन, हिंदी बोलते हैं महाअभियोग। ये एक बिल की तरह पास होता है, बट इसकी एक बड़ी लॉन्ग प्रोसेस होती है कि पहले एक इम्पीचमेंट मोशन को पार्लियामेंट में रखा जाएगा, पहले ये वोट होगा कि इम्पीचमेंट मोशन शुरू करना है या नहीं करना है, जो भी एलिगेशन है। जब वो हो जाता है कि ठीक है इम्पीचमेंट मोशन कर सकते हैं हम, तो उसके बाद जो है जिसके अगेंस्ट भी वो इम्पीचमेंट मोशन किया जा रहा है उनको बुलाया जाएगा। फिर जैसे कोर्ट में एक पक्ष और एक विपक्ष होगा, वो अपनी बातें रखेंगे, जैसे कोर्ट में पूरी प्रोसेस होती है उस तरह से प्रोसेस चलेगी। उसके बाद जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो दोबारा से एक वोटिंग होगी, जिसका दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दो हाउसेस कौन कौन से हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना जरूरी है। 2/3 मेजॉरिटी मतलब अराउंड 66%, ठीक है? तो 66% वोट जिस भी तरफ चले जाएंगे इंपीचमेंट मोशन के फेवर में, यानी कि उस आदमी को गिल्टी माना गया है, तो उसको उसकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर 66% वोट जो हैं उसके फेवर में नहीं आते तो इंपीचमेंट मोशन को पास नहीं माना जाएगा और फिर उस आदमी को जो है निर्दोष या नॉन गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद वो अपनी पोस्ट पर वापस जा सकता है। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो भारतीय इतिहास में इंपीचमेंट मोशन आज तक जो है किसी पर कामयाब नहीं हो पाया है। हाँ, कुछ लोगों पर इंपीचमेंट मोशन स्टार्ट किया गया है रिसेंट में, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो केरल के जज के अगेंस्ट हुआ था शायद 2009-10 के आसपास। तो दिस वाज द प्रोसेस हाउ वी कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो चलिए अब बात करते हैं पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह लो या पावर्स ऑफ जुडिशरी कह लो। तो जो सबसे पहली पावर की हम जिक्र करते हैं, जो पावर है दैट इज बेसिकली इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है? इंटरप्रेट करने का क्या मतलब हुआ? इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को लेके, किसी भी प्रोविजन को लेके अगर कोई कंफ्यूजन है कि उसका क्या मतलब होगा, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही देंगे। जो भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशन की कर देंगे, वही फाइनल मानी जाएगी। पार्लियामेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी, उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसका सीधा सा कारण ये है कि वरना कि हर पॉलिटिकल पार्टी या हर गवर्नमेंट आने के बाद अपने हिसाब से उनके प्रोविजंस का मतलब निकालकर उनको अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली फाइनल पावर क्या हुई? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना। दूसरी पावर क्या होती है? दैट दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मतलब कि अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या सेंटर लेवल पर हो, उन्होंने कोई कानून बनाया है और वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा। तो दस दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। कि जब हम देख रहे हैं कि अगर उनको लगता है कि कोई भी कानून जो बनाया या कोई डिसीजन जो सरकार ने लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो क्या हो रहा है? वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो उसको उसके अगेंस्ट पाएंगे तो दे कैन डिक्लेयर दैट लॉ इनवैलिड। तो जो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट की, इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशरी है वो रिव्यू कर रही है, चीजों को दोबारा देख रही है। Next is Supreme Court of India has ruled that the core or basic principle of the Constitution cannot be changed by the Parliament. Core और basic principles क्या है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा।
कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन में हम समझ चुके हैं कि कोर और बेसिक प्रिंसिपल कहाँ मिलते हैं हमको कॉन्स्टिट्यूशन के? यस, इन द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल के अंदर पार्लियामेंट कोई भी चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रीएम्बल क्या है? इट इज द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल पढ़ के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस के बारे में पता चलता है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन प्रीएम्बल के बाहर नहीं है या प्रीएम्बल के अगेंस्ट नहीं है। इट इज बेसिकली इन अकॉर्डेंस टू द प्रिंसिपल्स गिवन इन द प्रीएम्बल। जो 9 गाइडिंग वैल्यूज की बात करते हैं ना, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इक्वालिटी, जस्टिस, इस तरह से जो हम सारी गाइडिंग वैल्यूज की बात करते हैं, तो इन बेसिक प्रिंसिपल्स में जो कोर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट और द जुडिशरी ऑफ इंडिया एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स क्या मतलब है? कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कौन करता है? जनता, सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या इंडियन जुडिशरी जो है वो ऐसी सिचुएशन हमेशा बनाकर रखेगी कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल कर सके। सुप्रीम कोर्ट और इंडियन जुडिशरी विल प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। और इन केस अगर कभी भी किसी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उनका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज, तो दे कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट टू सीक रेमेडी, मतलब सॉल्यूशन के लिए। देखो, लास्ट ईयर आपने एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पढ़ा होगा। उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 8th क्लास में हमने समझा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस जाता है डिस्कशन के लिए, तो पहले हम FIR लिखवाते हैं, फिर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी, तब जो है केस कोर्ट के पास पहुंचेगा। बट फंडामेंटल राइट के केस में क्या होता है कि हम इस प्रोसीजर को छोड़कर सीधा कोर्ट के पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना, फंडामेंटल राइट क्या है? दे आर बेसिक टू आवर लाइफ। विदाउट फंडामेंटल राइट वी कैन नॉट लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। तो जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, चार्जशीट बनाएगी, कोर्ट में पहुंचेगी, तो बहुत टाइम बीत जाएगा। तो बट ये तो फंडामेंटल राइट का केस है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और वो उसमें निर्णय सुनाता है। निर्णय आने में अगर टाइम भी लगे तो कोर्ट हमेशा कोशिश करता है कि कुछ ऐसा बीच का रास्ता तब तक निकाला जाए ताकि आदमी जो है, इंसान जो है, जो आदमी सिटीजन ने गया है कोर्ट के पास, वो अपने राइट को या उसको एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने में कोई परेशानी ना हो। तो इन दिस वे सुप्रीम कोर्ट और द इंडियन जुडिशरी एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। चलिए आगे बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि जोली LLB सभी लोगों ने देख ली होगी, जोली LLB 1 और 2। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है कि कोई केस या कोई एस्पेक्ट या सरकार का कोई डिसीजन अगर एज अ होल सोसाइटी पर इफेक्ट डाल रहा है या वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तो कोई भी आदमी ऐसे केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकता है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में। जैसे अभी रिसेंट में अगर मुद्दा बता रहे, पोल्यूशन है, हर कोई इफेक्ट हो रहा है उससे, तो अगर सरकार उसमें कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, सरकार के निर्णय जो है कारगर नहीं है, तो या सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो कोई भी आदमी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत कोर्ट के पास जा सकता है। कोर्ट विल डायरेक्ट द गवर्नमेंट। ये तो हो गया केस की सरकार कुछ कर नहीं पा रही, या कोई डिसीजन सरकार ने गलत लिया जिससे बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हो रहे हैं, तो उस केस में भी कोई आदमी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सहायता से सीधे कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट विल डायरेक्ट द गवर्नमेंट। So the court intervene to prevent the misuse of the government's power to make decision, ताकि जो सरकार है वो अपने पावर का मिसयूज कर कर कोई डिसीजन ना ले, तो कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगी, इंटरवीन करेगी। So we can say the government check malpractices on the part of the public officials। तो इन्हीं निर्णयों की वजह से जुडिशरी जो है आज भी लोगों के बीच में एक विश्वास का पात्र बना हुआ है, लोग उसमें विश्वास रखते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कुछ क्वेश्चन है असाइनमेंट के लिए, बहुत ही आसान है। पीछे की स्लाइड्स आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको भी ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर, ये टॉपिक और ये वीडियो आपको कितना समझ में आया है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।